हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली प्यारे बच्चों, हमारी आपका जो है 10th क्लास है और हम देख रहे हैं भारत और समकालीन विश्व सेकंड हमारी बुक है। चैप्टर चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तीसरा चैप्टर पर हम लोग आपका बढ़ चुके हैं और इसी में तीसरा जो चैप्टर है आपको याद होगा, क्रांतिकारी युग का उदय 1830 से लेकर 48, यानी कि ये वो 18 साल का युग है, टाइम पीरियड है जहां पर आपका क्रांतिकारी एक्टिविटी हावी हुई। अब देखिए, क्रांतिकारी एक्टिविटी क्या है? जो अपनी चीज को उग्र रूप से दिखाते हैं, हिंसाओं का सहारा लेते हैं, उसको कहते हैं ये भैया क्रांतिकारी एक्टिविटी। क्लियर हुआ? अब जैसे सरदार भगत सिंह थे हमारे यहाँ, चंद्रशेखर आजाद थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, सूर्य चंद्र सेन थे। ये लोग कैसे थे? ये उग्र थे, ये अपनी चीजों को उग्रता से रखते थे। तो हमने क्या कह दिया इनको? क्रांतिकारी। जबकि और भी आपके नेता थे, लेकिन उनको हमने क्रांतिकारी नहीं कहा। हमने क्या कहा? उनको उदारवादी नेता कहा हमने। क्लियर हुआ? तो ये सारी लॉजिक हैं, ये सारी शब्दावलियां हैं जिनको हमको अच्छे से पढ़ना है और देखना है। तो कल हम फ्रांस को देख रहे थे, कैसे आपका जो है यूनान अलग हो गया था आपका। किससे अलग हुआ था यूनान? तो आपको पता होना चाहिए, यूनान आपका जो है टर्की साम्राज्य में जो ऑटोमन साम्राज्य चल रहा था उससे अलग हो चुका था। अब रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो कोई बच्चा है जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े, या किसी की कोई क्वेरी हो जो पीछे पढ़ा हुआ तो पूछ सकते हैं। बात करें रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। राष्ट्रवाद का विकास केवल युद्धों और क्षेत्रीय से विस्तार नहीं हुआ। राष्ट्र के विचार, निर्माण, संस्कृति एक अहम भूमिका निभाते हैं। कला, काव्य, कहानी, किस्सों, संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने के लिए सहयोग दिया। आइए हम रूमानीवाद को देखें, जो एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जो खास तरह के राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना चाहता। क्या था? एक खास प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना। आमतौर पर रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क, वितर्क और विज्ञान की महामंडम की आलोचना की। यानी कि रोमानी कल्पना क्या थी? ये आपका आधुनिकतावाद का महामंडन और आलोचना करते थे। ये चीजें ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, यानी कि आधुनिकता को नहीं उन लोगों ने एक्सेप्ट किया और उनकी भावनाओं को अंतर्निष्ठ और रहस्यवादी भावनाओं पर जोड़ दिया। उनका प्रयास था कि एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति, एक साझा संस्कृति, अतीत, राष्ट्र के बारे का आधार बनाया जाए। जर्मन दार्शनिक याकोहान गिडफेल्ड जैसे रोमानी चिंतकों ने दावा किया कि सच्चा जर्मनी संस्कृति उसके आम लोग में निहित है। कहते आप अगर रियल की संस्कृति देखना चाहते हैं जर्मनी की, तो जो उसके आम लोग हैं, जो डैश लॉक हैं, आप उनको देखिए, उसमें दिखाई देगी। और आत्मा, लोकगीत, जन काव्य, लोक नृत्य प्रकट हुआ। इस लोक संस्कृति को इन स्वरूपों में एकत्र और अंकित करना ही राष्ट्र निर्माण की परियोजना की आवश्यकता था। स्थानीय बोलियों पर बल और स्थानीय लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य केवल प्राचीन राष्ट्रीय भावनाओं को वापस लेना नहीं था, बल्कि आधुनिक राष्ट्र संदेश को ही ज्यादा लोगों तक पहुंचाना था। इससे अधिकांश निरक्षर थे। यह खास तौर पर पोलैंड में लागू होता था। इसका 18वीं शताब्दी के अंत तक रूस, प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी शक्ति यानी कि ग्रैंड पावर ने विभाजन कर दिया। यद्यपि पोलैंड अब एक स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं है। ऐसा है, पोलैंड एक आपका भू स्वतंत्र क्षेत्र आपका नहीं है, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखना। मसलन कैरोलिन फोसेस राष्ट्रीय संघर्ष में अपेरस और संगीत के गुणगान किए, बताया कि राष्ट्र कैसा है, क्यों बढ़ रहा है, उन चीजों को गाने के माध्यम से आपका बताया। ठीक, और राष्ट्रीय के प्रतीकों में बदल दिया। अब बात करेंगे, भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक आपका महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
भाषाओं ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूल से बलपूर्वक हटाया और रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसके आखिरकार कुचल दिया गया और सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषाओं में एक हथियार बनाया। चर्च के आयोजन और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा के पोलिश का इस्तेमाल किया। नतीजा यह हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशनों को जेलों में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया, जहां उन्हें रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। पोलिश भाषा रूसी प्रभुता के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में दिखाई देती है। कैसी है? उसी प्रतीक के रूप में ये दिखाई देती है। अब एक नई समस्या है, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। ये उभरती हैं किसी क्षेत्र में तो क्या समस्या पैदा करती हैं, क्या उनका इफेक्ट दिखाई देता है। तो 1830 का दशक यूरोप में भारी कठिनाइयों को लेकर आया, यानी कि 1830 से 40 का वो समय था जो यूरोप में आपके समस्या खड़े करेगा। 19वीं सदी के अंत के प्रथम भाग पूरे यूरोप में जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई। ज्यादातर देश में नौकरी ढूंढने वालों की तादाद उपलब्ध रोजगार से अधिक थी। ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त आबादी जाकर आपका भीड़ से भारी गरीब बस्तियों में रहने लगी और नगरों के लघु उत्पाद में आकर इंग्लैंड के आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप का ऊंचा था। महाद्वीप को प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ती थी, क्योंकि उनका उत्पादन मुख्यतः आपका घरों, छोटे कारखानों में होता था, केवल आंशिक रूप से ही मशीनीकृत था। यूरोप के इन इलाकों में जहां कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, कृषक सामंती शुल्कों की जिम्मेदारी का बोझ तले आपका दबाना था। खाने पीने की चीजें मूल्य बढ़ने या किसी वर्ष में खराब हो जाने, गांव में आपका करीब का ये सब चीजें आपका इनमें फैली हुई थी। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा कि कैसे। तो ये है 1848 का कृषक विद्रोह। तो अब एक बात आपको अच्छे से समझ आ रही होगी कि जो विद्रोह वगैरह हो रहे हैं ये केवल भारत में नहीं थे, अपितु पूरे हर एक क्षेत्र में हो रहे थे। लेकिन इंग्लैंड उस समय बड़ा एजुकेटेड था, तो वो शायद इन चीजों से बच रहा था। लेकिन उसके देश में ना होकर अन्य देश में जो उन्होंने कॉलेजम बनाए थे, वहां ऐसी चीजें बड़े आम थी। क्लियर है? जो आपको देखने के लिए मिल रही थी। एक बार इसको देखिए, पढ़िए, पूछिए, किसी का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा विचार करते हैं। अब क्या हुआ, आपको पता है 1830 कैसा है, समय है, आपका दशक है, तो ये लगभग यूरोप में आपका संकटों का समय है। ऐसा ही एक वर्ष था, खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी से पेरिस के लोग सड़क पर उतर आए। कहाँ उतर गए? पेरिस के लोग आपका सड़कों पर उतर गए। जगह जगह विरोध आ गए और लुई फिलिप्स भागने के लिए मजबूर कर दिया गया और राष्ट्रीय भाग ने एक राष्ट्र की गणना करते हुए 21 वर्षों के ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार किया और काम करने की गारंटी दी। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए। इसलिए इसे 1845 में सेल्सियस में बुनकर उनको ठेकेदार के खिलाफ विद्रोह किया और उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित करना पड़ा और बहुत कम थे। पत्रकार विल्मेक वॉल्स ने सिसोदिया की एक गांव की कहानी को घटाकर आपका बयान बताया। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़े का व्यवसाय व्यापक था। श्रम की हालत सख्त थी। काम करने के लिए बेबाद खेत का फायदा उठाने वाले ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की बिक्री में गिरावट की। जैसे कि गिरावट की।
4 जून की दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलने लगी। ठेकेदार की कोठी पहुंची। वे जाकर मजदूर की मांग कर रहे थे कि उनके साथ कभी घृणा का व्यवहार किया गया तो कभी धमकियां दी जाती। इसके बाद भी भीड़ जबरदस्त घुस गई और चमचमाती खिड़की, फर्नीचर, चीनी मिट्टी की बनी नफीस चीजें तोड़ दी और एक गुट ने भंडार गृह में घुसकर कपड़े भंडारों को लूट कर तार तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव में भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति उस गांव में शरण देने से इनकार कर दिया। 24 घंटे के बाद सेना को बुलाया गया, उसकी मदद को लौटाया गया। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। क्या हुआ? 11 जो बुनकर हैं उनको गोली मार दी गई। ठीक। अब है 1848 उदारवादियों की क्रांति। किसकी बात कर रहे हैं? 1848 में उदारवादियों की जो आपकी क्रांति है, इसको हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे कैसे हुई। ठीक। तो 1848 की जो उदारवादियों की क्रांति है वो किससे आपका संबंधित है, आपको दिखाई देगी। तो जब अनेक यूरोपीय देशों में आपका गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी से ग्रस्त किसान विद्रोह करते हैं तो उनके समानांतर लिखे पढ़े मध्यम वर्ग में क्रांति भी हो जाती है। फरवरी 1948 की घटना को राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी और गणतंत्र की घोषणा की गई, जो सभी पुरुषों के सर्वाधिक मताधिकार पर आधारित था। यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मन, इटली, पोलैंड, हंगरिया, समाज के उदार मध्यम वर्ग में स्त्री पुरुषों में संवैधानिकता की मांग, राष्ट्र की एकीकरण की मांग को जोड़ दिया। बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठा और राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांग को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य, संविधान की प्रेस और संगठन बनाने की आजादी जैसे सैद्धांतिक सिद्धांतों पर आधारित थी। जर्मन इलाकों के में एक बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर जहां आपका सर्व नेशन असेंबली के पक्ष में मतदान किया। 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रेडरिक संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल जॉर्ज में आयोजित हुई थी। संसद का मतलब होता है जहां लोग इकट्ठे होते हैं किसी स्थान पर, उसको संसद कहते हैं। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्ष ऐसे राजाओं को सौंपी गई जो संसद के अधीन रहता था। जब प्रतिनिधि ने प्रसा के राज्य आपका फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उसे अस्वीकार कर दिया। राजाओं के साथ जो निर्वाचित सभी के विरोध थे, जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया। वहीं संसद का सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद के मध्यम वर्ग का प्रभाव अधिक था, जिसने मजदूरों और कारीगरों की मांग का विरोध किया। उसने उनका सामर्थ्य खो दिया। अंत में सैनिकों को बुलाया और असेंबली भंग करने पर मजबूर हुई। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवादास्पद रहा। हालांकि वर्षों में कड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपना राजनीतिक संगठन स्थापित किया, अखबार शुरू किया और राजनीतिक बैठक और आपका प्रदर्शन का शिकार हुए। और इसके बावजूद उन्होंने असेंबली का जो आपका चुनाव है, असेंबली का चुनाव आपका किया। ठीक। तो आप देख सकते हैं कैसा कुछ उन्होंने किया। अब ये है, आप देखेंगे सेंट पॉल चर्च में फ्रेडरिक संसद जो है आपकी लॉन्च लगी थी। तो ये मेंबर थे और ये लोग उनको देखने के लिए आए थे। इस असेंबली को देखिए कितनी भीड़ है इस असेंबली में। अब महिलाओं को वंचित रखा गया था मताधिकार से। सेंट जॉर्ज पॉल में फ्रेडरिक संसद के साथ सभा आयोजित की गई। तब महिलाओं को प्रशिक्षकों की हैसियत से, यानी कि आप उनको देख सकते हैं कि दीर्घाकार में खड़े होने दिया गया कि आप आ जाइए और आप देख सकते हैं
कैसे कार्रवाई आपकी चल रही है। हालांकि रूढ़िवादी ताकतों ने 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबाने के लिए कामयाब हुए, किंतु पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया कि उदारवादी राष्ट्रवादियों क्रांतिकारियों को रियासत देकर क्रांतिकारी दमन के चक्र को समाप्त कर दिया जाता था। 1848 के बाद वर्षों के मध्य पूर्व और अफ्रीका में निरंकुश राजशाही परिवर्तनों का आरंभ किया गया और पश्चिमी यूरोप में 1815 में पहल हो चुकी थी। अब हैम्बर्सबर्ग अधिकार वाले लोग रूस में भूदास और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। हैम्बर्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज्यादातर स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता साफ कर दिया। कैसे कर दिया उनको? बिल्कुल इन सब चीजों का रास्ता बिल्कुल क्लीन कर दिया। ठीक है। जर्मनी और इटली का निर्माण। जर्मनी और इटली का निर्माण कैसे हो रहा था, इसको थोड़ा सा देखिए। जर्मन क्या सेना राष्ट्र का निर्माता हो सकती थी? कह रहे कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र का निर्माण हो सकती थी, यानी कि अब नया चैप्टर शुरू है जर्मन और इटली का निर्माण, कि जर्मन कैसे बनेगा, इटली कैसे बनेगा। तो यहाँ बात चल रही कि जो आपका जर्मनी की सेना है, क्या वो आपका निर्माण कर सकती है राष्ट्र का? चलिए इसको बाद में देखेंगे। पहले शहर में आप मुझे बताइए, अभी जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे और इस चैप्टर को आपने सबने देखा कि कैसे आपका इस चैप्टर के अंतर्गत क्रांतिकारी युग उभर रहे हैं, कैसे सेंट पॉल में संसद का निर्माण हुआ है, यहाँ तक हम देख चुके हैं। तो इसमें किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम लोग आपको एक एक करके देखेंगे कि इटली का और जर्मनी का निर्माण कैसे होगा। ठीक, तो इन राष्ट्रों के बारे में भी हम आपका बात, ठीक है ना। 1848 के बाद में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति के अलगाव होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने, पूरे यूरोप में राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। उसे इस प्रक्रिया में देखा जा सकता है कि जर्मन और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा आप देखेंगे कि राष्ट्र राज्य भावनाओं में मध्यम वर्गीय लोग काफी व्यस्तता थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद प्रशस्ति आपका बनाने का प्रयास किया, मगर राष्ट्र निर्माण में उदारवादी पहल, राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबाव दी। उन्होंने प्रशा के बड़े भूस्वामियों का समर्थन किया। उसके पश्चात राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को संभाल लिया। उनका प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मिक इस प्रक्रिया का जनक था। प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के 3 युद्ध आपके जीते जा सकते हैं। एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का जो है सम्राट घोषित किया। अब देखिए राष्ट्र एकीकरण हो रहा है और प्रमुख मंत्री हैं जिन्हें इस प्रक्रिया जन कहा जाता है। बिस्मार्क को आपका बोला गया कि इन्होंने पूरा एक मनाया। प्रशा की सेना थी बहुत सारे, और 7 वर्षों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में आपका प्रशा की जीत हुई। प्रशा छोटा सा स्टेट है, काफी बड़ा मतलब एरिया में। उसने ऑस्ट्रिया को हराया, डेनमार्क को हरा दिया और फ्रांस को हरा दिया और पूरा एकीकरण कर लिया। वर्साय का जो आपका समारोह हुआ और उसी समारोह में राजा विलियम को क्या कर दिया गया, जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राजकुमारों सेना के प्रतिनिधि के प्रमुख मंत्री ओटोवन विश्व प्रमुख समेत प्रशा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल में, बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रशा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में जर्मन साम्राज्य की एक घोषणा कर दी।
कैसे कर दी? जर्मन साम्राज्य की। जर्मन के निर्माण, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया प्रशा राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को दर्शाती है। इसके प्रशा इसी को बोलते हैं। और इस राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग, कानून, न्याय व्यवस्था को मॉडर्नाइज यानी कि आधुनिकीकरण करने पर जोर दिया और प्रशा उठकर कदम और कार्यवाही बाकी जर्मन के एक आपका मॉडल जो है आपका बन गया। ठीक है, और यहाँ आप इसको देख सकते हैं कि अब क्या हो गया आपका, ध्यान दीजिए। तो कौन सा राष्ट्र आपका बन गया? जर्मनी फिलहाल हमारे सामने एक राष्ट्र के रूप में आ गया। ठीक, जर्मन क्या बन गया है? राष्ट्र बन गया है, जो हमारे सामने हमको दिखाई। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना बाप का देख चुके। अब हम बात करेंगे, तो जर्मन हो चुका है, अब इटली के एकीकरण पर बात करेंगे। तो बेसिकली समय समाप्त हो रहा है और हम सोचेंगे कि क्योंकि कल हम इसको आपका जर्मन को अच्छी तरह से देखें कि कैसे आपका जर्मनी का आपका एकीकरण हुआ है। फिलहाल आज हम लोग आपका इतने ही इसको आपका रहने दें। क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।